हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में, जो कि जेआर कॉलेज है, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके चलो, भाई हम लोग ने स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग ने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो ऑलरेडी ले लिया है। मतलब मैंने वहां पे तुमको बताया कि भाई जो चीज हम लोग ने इसके पहले जो मैग्नेटिक फील्ड में देखा था वही चीजें हमने वहां पे देखी। हम लोग ने भाई मैग्नेटिक एनर्जी देखी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल। फिर हम लोग ने कहानी देखी तुम्हारा बार मैग्नेट होता है वो कितने टाइम पीरियड से एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, इसकी डिस्कशन हम लोग ने कर ली थी। ओके, आज हम लोग एक्चुअल कहानी स्टार्ट करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये किसी भी सब्सटेंस में कैसे जागती है, कैसे उभरती है, ओके, कैसे निखरती है उस सब्सटेंस में। ओके, तो आज हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है, बहुत थिंकिंग भरा हुआ क्वेश्चन टॉपिक होने वाला है। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भाई बुक और पेन उठा लो। आज का टॉपिक तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुमको काम आने वाला है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो एक्चुअल में ओरिजिन अगर तुम देखने जाओ तो कहानी कैसे चालू होती है। ओके, मैग्नेट की कहानी चालू होती है भाई एटम से। ओके, एटम में तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं कि भाई तुम जब केमिस्ट्री की तरफ जाते हो तो वहां पे तुमको एक स्पिन मिलता है। देखो जरा, एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, याद है? ओके, तुम लोग ने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा था, यस और नो? तो उसमें से एक था तुम्हारा स्पिन, एक था तुम्हारा मैग्नेटिक, यस और नो? एक था प्रिंसिपल, एक था अजीमुथल, यस और नो? ओके, तो भाई वो जो मैग्नेटिक वाला जो कहानी है वहां से चालू होता है। मतलब क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में तो वो इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे एटम हैं, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सारे एटम एक साथ और सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक मोमेंट भाई एक जो मटेरियल है उसके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जागती है। तो वही चीज आज हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग को क्या देखना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। तो मान लो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। तो लेट्स से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। लेट्स से उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर है। लेट्स से उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, आर है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में हम लोग ने मैग्नेटिक मोमेंट का कहानी इसके पहले देख लिया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, consider electron having charge E, और उसके पास चार्ज E है जो क्या कर प्रोड्यूस करेगा, that produce current I, and due to this current I, भाई इस करंट I की वजह से जाहिर सी बात है कि अपने को क्या मिलेगा, अपने को एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, यस और नो? ओके, ड्यू टू करंट I we get a मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ना, और उसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज m इज इक्वल्स टू I इंटू ए, वेयर I इज नथिंग बट अ करंट एंड A इज नथिंग बट अ एरिया। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसके पहले वाले चैप्टर में, यस और नो? ये कहानी अपने को ऑलरेडी पता है। चलो, अब कहीं ना कहीं से ये I ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं से ये R ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो I देखो जरा भाई, I क्या ही होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ I, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट क्या ही है तुम्हारा, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं I इज नथिंग बट चार्ज डिवाइड बाय टाइम। एंड व्हाट विल बी द टाइम, भाई एक रेवोल्यूशन करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी अ टाइम पीरियड, इसलिए मैंने उसको कैपिटल T लिखा है, बराबर?
ओके, अब यहां से देखो जरा कैपिटल टी क्या हो जाएगा अगर मान लो कि भाई उस चार्ज के पास वेलोसिटी v है। ओके, लेट्स से कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन हैव v वेलोसिटी, उसके पास कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन हैव द v वेलोसिटी, भाई व्हाट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो जरा। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में, दैट इज 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो यहां से टाइम पीरियड, ये टाइम इधर चला जाएगा और ये v नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज t बाय v, है ना। अब ये टाइम पीरियड को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा देखो जरा, इस जगह सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर भाई I किसके बराबर होगा देखो जरा, I बराबर होगा दैट इज E डिवाइड बाय 2 पाई r, डिवाइड में v है, v कहां चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा बराबर। ये I का वैल्यू अपने को आ गया, जस्ट सब्स्टिट्यूट I का वैल्यू यहां पे, तो क्या मिलेगा देयरफॉर ओके मैग्नेटिक मोमेंट बिकम मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंटम नहीं मोमेंट बिकम, दैट इज उसको हम लोग लिखते हैं m ऑर्बिट, क्या लिखते हैं m ऑर्बिट, मतलब उस ऑर्बिट की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज m ऑर्बिट व्हिच इज इक्वल्स टू I into a, but what is I is nothing but ev by 2 pi r, है ना, कहानी समझ में आ रही है। एंड व्हाट इज भाई a is nothing but एरिया ऑफ दैट लूप, तो एरिया ऑफ लूप देखेंगे तो सर्कुलर लूप है, तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखो कुछ ना कुछ तो कहानी कट जाएगी, क्या क्या कट रहा है काट दो, मेरे ख्याल से पाई उड़ जाएगा, एक आर और एक आर उड़ जाएगा बराबर, एक आर और एक आर उड़ेगा, क्या बचेगा देखो जरा, तो m ऑर्बिट का मेरे पास फॉर्मूला बचेगा, m ऑर्बिट इसलिए लिख रहा हूं कि भाई हमको पता चले कि वो मैग्नेटिक डाइपोल है उस ऑर्बिट के लिए। ओके, तो m ऑर्बिट क्या क्या बचा, दैट इज हाफ EVR, देखो हाफ बचा, E बचा, V बचा और R बचा, हाँ या ना। तो ये m ऑर्बिट का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, ये एक फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, इसको नोट डाउन कर लो, ये अपने को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, कि m ऑर्बिट बराबर होता है दैट इज हाफ EVR के, तो ये एक फॉर्मूला अपने को मिल गया है बराबर। अब इसको एक और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, देखो जरा कैसे सोचेंगे। अपने पास एक डेफिनेशन है, अगर तुमको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशनल मोशन कर रही है तो बॉडी हमेशा क्या करती है भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है बॉडी के पास, हाँ या ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली लिख देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, हमारे पास का फॉर्मूला है, याद है तुमको फॉर्मूला, नहीं याद है तो जाओ फटाक से, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पढ़ो उसको अच्छे से, दैट इज L इज इक्वल्स टू, L से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज MVR, हाँ या ना। भाई अपने पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू MVR, बराबर, बात सुन आ रही है, हाँ या ना, चीजें कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से जरा V की कहानी उठाने की कोशिश करो, जरा यहां से V का वैल्यू उठाओ, तो जब तुम यहां से V का वैल्यू उठाओगे तो क्या मिलेगा देखो जरा, दैट इज V इज इक्वल्स टू, बाकी सबको इस तरफ भेज दो, तो L डिवाइड बाय MR, बराबर, दैट इज V इज इक्वल्स टू, भाई V इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय MR, हाँ या ना। ओके, अब ये V का वैल्यू यहां पे पुट करो तो क्या मिलेगा देखो जरा, देयरफॉर M ऑर्बिट इज इक्वल्स टू, दैट इज हाफ E, R तो वैसे ही रहेगा, बस ये जो V है ये V के जगह क्या पुट हो जाएगा, दैट इज L बाय MR। ओके, और टेक्स्ट बुक में ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में यहां पे ME लिखा होता है, कारण क्या वहां पे ME लिखने का मालूम है क्या, बिकॉज कि भाई वो इलेक्ट्रॉन का मास है। ओके, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ME लिखा होगा बहुत जगह, वो ME क्यों लिखा जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन का मास है, इसलिए वहां पे ME लिखा जाता है। ओके क्लियर, तो यहां पे तुम ME लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे तुमको पता रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। ओके चलो अब ध्यान दो, यहां पे भाई क्या हो गया देखो जरा, मेरे ख्याल से R और R उड़ गया मेरे ख्याल से, हाँ या ना, क्या बच रहा है देखो जरा, तो M ऑर्बिट कहीं ना कहीं बराबर हो रहा है, दैट इज L बाय, और L को थोड़ा बाजू में लिखता हूं, दैट इज E बाय
2me इंटू एल, बराबर। ये एक और फॉर्मूला आ गया एन ऑर्बिट का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फिलहाल दो फॉर्मूला है, एक हाफ ईवीआर और एक एंगुलर मोमेंटम के टर्म में है, दैट इज ई बाय 2me इंटू एल। एंड दिस ई बाय 2me इट कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, वेयर E by 2me it is called as a gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio। स्पेलिंग अगर गलत रहेगा तो तुम लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये कांस्टेंट है भाई। E क्या है? E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज Me? Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है वो 8.8 इंटू 10⁻10 आएगा, हाँ 8.8 इंटू 10⁻10। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उस कांस्टेंट को अलग से एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, क्या बोलते हैं उसको? जायरो बोलो, गायरो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्लियर बात सुना? कभी कभी ये फिलिंग द ब्लैंक में पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसका प्रूफ भी मांग लिया जाता है, तो अगर प्रूफ मांगा तो तुम्हारे सामने ऑलरेडी प्रूफ है। क्लियर? कहानी समझ में आ गई? यस और नो? ओके, मतलब भाई अपन ने यहाँ पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है ये चीज देख लिया। ओके, अब एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। अब व्हाट इज दिस बोर मैग्नेटॉन? इसका डिस्कशन करते हैं, देखो जरा। तो चलो, ओके, वही कहानी, सेम टू सेम कहानी है। ऑल्सो उसके आगे कहानी है। ओके, ऑल्सो की कहानी है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या मैं यूज कर सकता हूं सेकंड पोस्टुलेट्स? अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है, बट जब तुम लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो वहां पे हम लोग बोर एटॉमिक पढ़ेंगे। बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री में भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमने बोर का पोस्टुलेट्स पढ़ा, उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिया था, याद है? व्हाट इज सेकंड पोस्टुलेट्स? ओके, सो बाय सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर उन्होंने बोला था भाई जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होगा NH बाय 2 पाई से, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट। हाँ या ना? वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट। बराबर, ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर है, मतलब चौथा इसके बाद चौथा चैप्टर है वो। तो जब वहां पे हम डिस्कशन करेंगे तो हम पढ़ेंगे भाई कि L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई क्या है, H क्या है, N क्या है, वो हम सब पढ़ेंगे। N इज योर नथिंग बट तुम्हारा नंबर ऑफ शेल, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेरे ख्याल से। यस और नो? तो भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है NH डिवाइड बाय 2 पाई। ऑल्सो अगर हम लोग देखने जाए तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई यहां से भी तुमको एक L का फॉर्मूला मिलेगा, देखो जरा। तो ये L के जगह अगर तुम पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको? भाई ये जो L है यहां पे, ये जो L है ये L पुट कर दो। किसमें पुट करोगे? तो पुट द वैल्यू ऑफ L, पुट द वैल्यू ऑफ L इन m ऑर्बिट इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय 2me। ये E मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए E लिख रहे इनटू L। ओके, तो ये जो L का फॉर्मूला आया वो यहां पे चिपका दो, तो क्या मिलेगा देखो। देयरफॉर m ऑर्बिट इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय 2me इंटू NH बाय 2 पाई। आया ना? ओके, अब इसको थोड़ा कंबाइन कर दूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं NEH बाय 2me, 2 to 4 हो जाएगा, तो दैट इज 4 पाई me। हाँ है ना? ये आ गया तुम्हारा m ऑर्बिट। ओके, अब यहीं पे अगर मैं डिस्कशन करूं फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन का जो शेल है वो एक शेल है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं फॉर स्पेशली फॉर हाइड्रोजन तो तुम्हारा N1 हो जाएगा भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है तुम्हारा जो पहला शेल है उसका वैल्यू N1 हो जाएगा। इसमें N1 पुट करोगे तुमको क्या मिलेगा? यहां पे तुमको मिलेगा, अगर तुम N1 पुट करोगे तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो जरा।
क्या मिलेगा देखो जरा। तो अगर तुम m पुट करोगे तो n का वैल्यू 1 पुट करो तो m ऑर्बिट इज इक्वल्स टू ई एच बाय 4 पाई एम ई। और ये सारा का सारा वैल्यू नोन है, ये सारा का सारा वैल्यू तुमको नोन है। ई नोन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 3.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सारा का सारा वैल्यू तुमको नोन है। अब ये सारा का सारा वैल्यू तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, डालोगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। ओके, मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वेयर ई एच बाय 4 पाई एम ई। इसका अगर कांस्टेंट सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करके तुमको जो कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, क्लियर? समझा? और इसको ही बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। स्पेलिंग देख लेना। ओके, क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आ रहा है? भाई एम ऑर्बिट है, ये एम ऑर्बिट जो हाइड्रोजन के पहले शेल का जो वैल्यू आता है, पहले शेल का, ओके, हाइड्रोजन के पहले शेल का जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। और ये सबसे बेसिक वैल्यू है, मतलब इससे कम मैग्नेटिक मोमेंट हो ही नहीं सकता। ओके, पहला शेल है भाई, दूसरे शेल पे तुम लोग N2 पुट करोगे तो N2 मतलब ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, N3 मतलब थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू, N4 मतलब भाई फोर टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो ये सबसे बेसिक मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी ऑर्बिट के लिए। ओके, स्पेशली हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जगह N1 पुट करोगे तो कहानी मिल जाएगी तुमको। यस और नो? क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आया भाई क्या होता है बोर मैग्नेटॉन? ओके, चलो बहुत बढ़िया। मैं बोला ना आज का जो कहानी रहेगा मजेदार रहेगा एकदम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या डिस्कशन है भाई? आगे है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, देखो कहीं पे भी ये चीज याद रखना कि किसी भी मटेरियल का मैग्नेट बनने का दो वजह होता है, दो कारण होता है। एक वजह तो भाई उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, कि जैसे मान लो कि मैं मैग्नेट बनना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है। और एक भाई एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उस पर इफेक्ट करेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मैग्नेट नहीं बनना चाहता हूं बट कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो मुझको मैग्नेट बनने पे मजबूर कर देता है। ओके, तो दो चीज है, ये याद रखना। ओके, यहां पे दो रोल आता है, दो कहानी आती है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना, ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ओके, ये दोनों सेम कहानी है, ये दोनों एक्चुअल में सेम चीज है। ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना, ये मैग्नेटाइजेशन उसकी अंदरूनी कहानी है, उसकी अंदरूनी इच्छा है कि वो मटेरियल मैग्नेटिक बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता, या बनना चाहता है तो कितना बनना चाहता है, ऐसा। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि भाई क्या कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है, मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहता है। ओके, ऐसे तो वो चीजें हैं यहां पे। जैसे मैं तुमको अगर याद कराऊं तो सोलेनॉइड हम लोग ने पढ़ा था। ओके, बचपन में भी हम लोग ने 10वीं में भी सोलेनॉइड पढ़ा, 12वीं में भी सोलेनॉइड पढ़ा। भाई सोलेनॉइड का काम क्या है? सोलेनॉइड ऐसा सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर तुम एक मटेरियल रखते हो एंड दैट मटेरियल मैग्नेटाइज, मतलब वो जो सोलेनॉइड है वो सोलेनॉइड उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, मतलब वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की कहानी है। ओके, जो मटेरियल खुद से अपने आप ही मैग्नेटाइज हो रहा है वो मैग्नेटाइजेशन की कहानी है। ओके, याद रखना। ओके, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है तुमको एक एक्सटर्नल मदद रखेगा। ओके, तुमको एक एक्सटर्नल मदद लगेगा ही, बट मदद लगने के बाद वो उसकी इच्छा है कि वो बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। तो बनना चाहता है मतलब वो मैग्नेटाइजेशन की कहानी है। क्लियर? बात समझ आ रही है? थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होगे तुम लोग। चलो, तो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन?
मैग्नेटाइजेशन को अगर तुम देखने जाओगे, मैग्नेटाइजेशन का एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज m ऑर्बिट डिवाइड बाय वॉल्यूम। m ऑर्बिट मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे मान लो कि अगर छोटा वॉल्यूम है, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, बहुत कॉम्पैक्ट है, वो कॉम्पैक्ट है, मतलब जाहिर सी बात है उसका मैग्नेटाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। इसलिए कभी देखो तुम लोग, अगर तुम देखो कभी सॉलिड को मैग्नेटाइज करना बहुत आसान होता है, और यहीं पे अगर तुम देखने जाओ गैस को मैग्नेटाइज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, कारण है इसके पीछे कि भाई गैस अगर तुम देखने जाओगे तो गैस का वॉल्यूम लो इतना, अब इतने के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे भाई, बहुत कम एटम प्रेजेंट होंगे। कम एटम प्रेजेंट होंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा। बट वही अगर इतना बड़ा तुम सॉलिड ले लो तो सॉलिड के अंदर एटम कितने प्रेजेंट होंगे, उस गैस के कंपेरेटिव में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो भाई ज्यादा मैग्नेटिक ऑर्बिट बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिट बनेगा, तो ज्यादा एम ऑर्बिट मतलब ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। बात सुना रही कहीं, यस और नो, कहानी समझ आ रहा है। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन भाई, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि कितना मैग्नेटिक ऑर्बिट उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ रहा है। ओके, इसके अगर यूनिट की बात करें तो भाई देखो डेफिनेशन भी वही लिखना भाई, इट इज अ रेशियो ऑफ एम ऑर्बिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। ओके, या फिर इट इज अ रेशियो ऑफ एम मैग्नेटिक डायपोल ऑफ ऑर्बिट टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट अगर इसका देखना जाए तो हम लोग ने एम ऑर्बिट देखा है, तो एम ऑर्बिट का हमको ये पता है, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, हाँ है ना भाई, इसका जो यूनिट होता है यहां पे ऑलरेडी हम लोग ने लिखा, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, हमको पता है ये चीज, फॉर्मूला यहां पे है, देखो अगेन आई एम सेइंग, यहां पे ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से उसका वैल्यू आता है, उसका यूनिट तुम ये याद रखोगे तो अपने आप उसका यूनिट याद होगा, दैट इज करंट इनटू एरिया। तो करंट इज एम्पियर इनटू एरिया इज मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो स्क्वायर और एक मीटर कैंसल, तो दैट इज एम्पियर पर मीटर, तो ऐसा यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। ओके, ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। ओके, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया, किसका, मैग्नेटाइजेशन का, किसका, मैग्नेटाइजेशन का, ये मैग्नेटाइजेशन की कहानी है। ओके, चलो अब कहानी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, साथ में ही समझाऊंगा तुमको, तभी तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर तुम बात करोगे तो कहानी कैसे डेवलप होती है वो देखो। ओके, अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पे वापस मैग्नेटाइजेशन पे आ जाते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा भाई, मटेरियल का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, उसको हम लोग BM ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं, BM। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ M, कहीं ना कहीं बराबर होगा भाई दिस BM बोले तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं बराबर होगी, दैट इज म्यू टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट इज नथिंग बट परमेबिलिटी, एंड परमेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मदद करता है। ये ऑलरेडी हम लोग ने पुराने वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में देख लिया। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ M, एंड व्हाट इज M, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से बन रहा है। ओके, अब यहां पे कहानी देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा डायरेक्टली डिफिनेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा कंपेरेटिव डेफिनेशन है, इसको थोड़ा कंपेयर किया जाता है। तो मान लो कि भाई एक सोलेनॉइड है, कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है। ओके, एक हमारे पास सोलेनॉइड, बहुत बेहतरीन सोलेनॉइड। ओके, तो कंसीडर अ सोलेनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है उसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके लास्ट वाला जो चैप्टर है अगर तुम जाओ तो तुम सर्च कर लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, JR
कॉलेज, तो सर्च मारोगे तो तुमको वो आ जाएगा, तो वो तुम सर्च मारोगे तो सर्च बार पे तुमको वो दिख जाएगा। उसके लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा ना, वो लास्ट वाला लेक्चर में देखना, हम लोग ने ऑलरेडी सोलेनॉइड डिस्कशन किया है। ओके, सो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, याद आ रहा है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इज नथिंग बट अगेन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने तुमको बताया था भाई जो एन होता है वो हमेशा कैपिटल एन डिवाइड बाय एल होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, चलो, एंड आई इज नथिंग बट अ करंट थ्रू दैट ईच कॉइल। ओके, अब यहां पे देखो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं कंपेयर करूं भाई बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, तो यहां पे भी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट समथिंग आ रहा है। ये जो पार्ट है इसको ध्यान से देखो, बट ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है एक सोलेनॉइड की वजह से, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अगर तुम देखो सोलेनॉइड ऐसा सर्कुलर लूप होता है, इसके अंदर से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सोलेनॉइड क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंटेंसिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो ये एक्चुअली एक कंपैरेटिव डेफिनेशन है, इसको कंपेयर किया जाता है, इस चीज से कंपेयर करके डेफिनेशन निकाला जाता है। मतलब Bm इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मैग्नेटाइजेशन। तो ये तो इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई, तो एक्सटर्नल की वजह से भी कोई चीज बनेगी ना, तो एक्सटर्नल की वजह से जो चीज बन रही है, एक्सटर्नल की वजह से जो चीज बन रही है दैट इज बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट तो है, मतलब m के जगह कुछ तो रिप्लेस हो रहा है, एंड जो रिप्लेस हो रहा है दैट इज एन आई, एंड उस एन आई को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उसको हम लोग जनरली h से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h। तो वेयर दिस एन आई इज इक्वल्स टू h, एन आई बराबर होता है h के, और ये h को बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये सेम प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटाइजेशन है वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ओके, बस ये हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इसीलिए इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे हैं। ये खुद की उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको मैग्नेटाइजेशन बोल रहे हैं। अगर इसके यूनिट की बात करो, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट की कहानी देखो सेम आएगी, h इक्वल्स टू एन आई भाई, व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू आई। आई का यूनिट क्या ही होता है? एम्पियर। एल का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एम्पियर पर मीटर, इसकी भी कहानी एम्पियर पर मीटर पे ही खत्म हो रही है। देखो जरा ध्यान से भाई, ये दोनों सेम ही कहानी। एन तो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होगा। आई इज योर करंट, करंट का यूनिट हो गया तुम्हारा एम्पियर। नीचे डिनोमिनेटर में एल है, एल का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो तुम देखो भाई यहां पे डायमेंशनली दोनों सेम हो रहे हैं ना, मतलब ये नहीं कहीं ना कहीं ये दोनों कहानी सेम है, कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम है। बाय डेफिनेशन भाई कहानी यह है कि बस मैग्नेटाइजेशन उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, यही कारण है बस। ओके, क्लियर? और ये दोनों कारण तुमको एक नेट कारण देगा। ओके, ये दोनों जो कारण है ये तुमको एक नेट बोले तो टोटल कारण देगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? पक्का? ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये कहीं ना कहीं बराबर होगा म्यू टाइम्स ऑफ एच। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी म्यू नॉट एम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। क्लियर? भाई ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं, बस एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। म्यू नॉट दोनों सेम है। एम इज मैग्नेटाइजेशन, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों सेम है, बस दोनों का नाम अलग क्यों है कि भाई एक इंटरनल कहानी है और एक एक्सटर्नल कहानी है, बस यही फर्क है। ओके, अब ये दोनों मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कारण बनेंगे, ये दोनों कारण बनते हैं किसका? एक मटेरियल को मैग्नेट बनाने में। तो इसलिए हम लोग नेट की कहानी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड? नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल सकते हैं बी नेट बराबर हो जाएगा बी नॉट प्लस बी एम। भाई बी नेट किसके बराबर हो जाएगा? बी नेट बराबर हो जाएगा बी नॉट प्लस बी एम। अब व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट है क्या? देखो जरा, यहां पे बी नॉट है हमारे पास, दैट इज म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट एच प्लस व्हाट इज बी एम? भाई बी एम है क्या यहां पे? देखो जरा कहानी, बी एम इज तुम्हारा म्यू नॉट एम। तो म्यू नॉट एम
ओके, दोनों में से म्यू नॉट कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास बी नेट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज H प्लस एम। तो इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर, कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, अब यहां से हम लोग H का भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। देखो ये इसको यहां भेजो, ऑल्सो ये म्यू नॉट को नीचे भेजो तो क्या मिलेगा, बी नेट डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू H प्लस एम। ये m को इधर भेज दो तो देयरफॉर H क्या मिलेगा, H इक्वल्स टू बी नेट डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस एम। तो यहां से H का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज H इज इक्वल्स टू बी नेट डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस एम। क्लियर, कहानी समझ में आया भाई? समझ में आया कि क्या तुम्हारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात हो रही है, किस तरह तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन का बात हो रहा है। कब मैं बोलूंगा तो मैग्नेटाइजेशन इमेजिन करना है, कब मैं बोलूंगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इमेजिन करना। समझ में आया? मैग्नेटाइजेशन हमेशा उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी इंटरनल खासियत है, इंटरनल वजह है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसका एक्सटर्नल वजह है, उस सोलिनॉइड की वजह से हो रहा है वो। तो सोलिनॉइड इज द एक्सटर्नल फैक्टर, यस और नो? क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो आगे बढ़े। अब एक और डिस्कशन है, क्या डिस्कशन है? देखो जरा, बेहतरीन डिस्कशन है। मैंने बताया ना ये चैप्टर में तुमको अभी से डिस्कशन बहुत बेहतरीन मिलेगा, और अगर ध्यान दे दिए तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो अब क्या डिस्कशन है कि भाई कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है। ओके भाई, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर है भाई। ये जो तुम्हारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनेगी, हाँ या ना? ओके, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कारण है मैग्नेटिक मटेरियल बनने का, और मैग्नेटाइजेशन भी कारण है क्या, मैग्नेटिक मटेरियल बनने का। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन है, और दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं, यूनिट से तो सेम है। क्या एग्जैक्टली दोनों नंबर में भी सेम है? द आंसर इज नो, थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्या चेंजेस है? तो मैग्नेटाइजेशन स्पेलिंग देख लेना, तुमको पता है भाई स्पेलिंग अपना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट्स प्रोपोर्शनल। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तुम्हारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी से। क्लियर, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड तुम लोग लिख लेना, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, इसका मतलब यह है कि m कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, h से। ओके, अब सोचने वाली बात यह है कि भाई m थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू h। देखो मान लो कि अगर तुमको सिंगर बनना है तो सिंगर बनने में तुम एग्जाम्पल समझो इस चीज को कि भाई अगर तुमको सिंगर बनना है तो अंदरूनी इच्छा ज्यादा महत्व है कि एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा महत्व है? भाई अंदरूनी इच्छा ज्यादा महत्व है, ये सुनो। तो वही कारण यहां पे भी है कि अगर किसी मटेरियल का मैग्नेटिक बनना, अगर कोई मटेरियल है वो मटेरियल से अगर मैग्नेटिक बनना चाहता है तो उसकी जो अंदरूनी इच्छा होगी वो ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब दिस थिंग जो मैग्नेटाइजेशन है वो समथिंग टाइम्स h होगा, एंड दैट टाइम्स, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए वहां पे एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज साई। मतलब दिस m इज साई टाइम्स दैट h, दैट m इज साई, साई उसको साई बोलते हैं ग्रीक लेटर में, उसको एक्चुअल में वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ओके, उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो m इज psi times h, okay, where psi is इसको बोला जाता है, psi को बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके,
वेयर साई इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? कहानी समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से थोड़ा सा और कहानी में अपडेट आ जाएगा, एक और नया फॉर्मूला का इजाद हो जाएगा। देखो जरा क्या फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो वापस कहानी वही आ जाएगी भाई। एम अपने को एम का एक फॉर्मूला पता है, दैट इज साई टाइम्स एच। तो ये चीज यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, दैट इज बी नेट ओके इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहां पे क्या आ जाएगा एच प्लस एम, एम की जगह लिख सकता हूं साई एच। तो यहां से देखो अगेन एच कॉमन आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एच इन ब्रैकेट 1 प्लस साई बचेगा, हाँ या ना? बराबर। तो एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, बहुत फॉर्मूलेस डेवलप हो जाएंगे। ओके, अब एक और चीज अपने को पता है, वी ऑल्सो नो दैट ये जो 1 प्लस साई है ना, ये तुम्हारा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। तो 1 प्लस साई जो होता है ये बराबर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब म्यू आर, उसको हम लोग म्यू आर लिखते हैं। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर इज द परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेसिकली म्यू आर का डेफिनेशन क्या है, अगर म्यू आर को हम लोग और लिखना चाहें तो म्यू आर को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, अगर म्यू आर को हम लोग लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ओके चलो, तुम लोग सर कितना टाइम पास कर रहे हो? अरे टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तुम लोग के लिए कर रहा हूं। एडजस्ट कर दूंगा तो एक स्क्रीन पे आ जाएगा, मस्त से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे को स्क्रीन बढ़ाना नहीं है इसलिए। ओके चलो, सो भाई ये जो म्यू आर है, ये म्यू आर एक रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं, ये म्यू आर को मैं लिख सकता हूं, दैट इज म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। ओके, इट इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज म्यू, एंड वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम। ओके, इट इज अ मीडियम, और ये तो रिलेटिव है, बट रिलेटिव किसका भाई, किसी मीडियम का डिवाइड बाय वैक्यूम, किसी मीडियम का डिवाइड बाय वैक्यूम। क्लियर? अब कहानी को थोड़ा एक और फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करो। देखो भाई 1 प्लस साई को अपन ने क्या लिख दिया, यहां पे म्यू आर लिख दिया। म्यू आर क्या है, दैट इज म्यू नॉट बाय म्यू। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहां पे पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते? जैसे ही मैं ये चीज पुट करूंगा क्या मिलेगा, दैट इज 1 प्लस साई, ये म्यू आर की जगह ये उठा के डाल दो, दैट इज म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो यहां से म्यू का भी एक वैल्यू मिल गया, दैट इज म्यू नॉट 1 प्लस साई। ये एक और फॉर्मूला आ गया भाई, परमेबिलिटी का भी अपने को आ गया। परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम 1 प्लस साई। साई इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यस और नो? एक और फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। देखो जरा, ये तो फॉर्मूला है ही अपने पास, ये तो आएगी अपने पास, ये कहीं ना कहीं अपने पास है। ओके, ये कहीं ना कहीं अपने पास है। तो यहां से देखो जाओ तो भाई ये जो 1 प्लस साई है, इसके जगह म्यू आर पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट इज बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। भाई 1 प्लस साई की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आर। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। अगेन एक और चीज बन जाएगा भाई, म्यू नॉट म्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर की जगह म्यू लिख सकते हैं। तो बी नेट एक और फॉर्मूला दे देगा तुमको, दैट इज म्यू एच। फॉर्मूला का भंडार है तुम्हारे सामने, एक ही बोर्ड पे तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे फॉर्मूला के भंडार है। देखो जरा, क्लियर बात समझ आ रहा है? इट इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके, क्लियर? कहानी समझ में आ रही है, हाँ या ना? ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्टली बी नॉट इज म्यू टाइम्स एच, एंड वेयर म्यू इज
म्यूज योर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। ओके, बोलते बोलते वो चोक हो जाता है कभी कभी। ओके, क्लियर, बात में आ गई, हाँ या ना? कहानी समझ में आ गया भाई? पूरी कहानी, कहां से मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है, कहां से मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्टार्ट होता है, कहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फिर मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी में रिलेशन, फिर वो रिलेशन से एक और फॉर्मूला, फिर वहां से एक और म्यू आर का रिलेशन, फिर कहानी कंटिन्यू होती है। तो ये सारी कहानी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया है सारी चीजें। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, सो भाई आज का वीडियो मस्त वीडियो था। अगर तुमने देखा, एंजॉय किया, पढ़ा अच्छे से, सारी चीजें कहानी आ गई, तो नोट्स बना लो अपना। अगेन आई एम सेइंग कि खुद का नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा। ओके, सो नोट्स बना लो फटाफट। वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ओके, फटाफट 100 के हम लोग पहुंचने वाले हैं। ओके, कहानी फटाफट निपटा दो। ओके, चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।